नमस्कार दोस्तों। वेक अप सिड 2009 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो एक आने वाले उम्र की कहानी को दर्शाती है। इस फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी हैं और इसे करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के तहत प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी सिद्धार्थ सिड मेहरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुंबई में रहने वाला एक बिगड़ैल अमीर लड़का है। सिड बेपरवाह, गैर जिम्मेदार और जीवन में कोई स्पष्ट दिशा ना रखने वाला युवा है। जब सिड को अचानक से याद आता है कि आज उसका परीक्षा है, यह दर्शाता है कि वह कितना असंगठित और गैर जिम्मेदार है। यह सीन सुबह के वक्त का होता है, जब सिड अपने कमरे में सो रहा होता है। उसके घर का नौकर छोटू उसे नाश्ता करने के लिए बोलता है। छोटू उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिड को तभी एहसास होता है कि उसका परीक्षा आज ही है। जैसे ही सिड को इस बात का एहसास होता है, वह हड़बड़ाहट में बिस्तर से उठ जाता है और वह बिना नाश्ता किए ही कपड़े पहनकर बाहर की तरफ दौड़ता है। सिड इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। इस बेफिक्री और खुशी के साथ सिड अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का फैसला करता है। वह सीधे एक पार्टी में चला जाता है, जहां उसका एकदम मस्ती करने का मूड बन जाता है। इस सीन में सिड और उसके दोस्त पार्टी में जाकर बिना किसी टेंशन के मस्ती में डूब जाते हैं। सिड और उसके दोस्त पार्टी में हंसी मजाक करते हैं, डांस करते हैं और पूरी तरह से अपनी युवा जिंदगी का आनंद उठाते हैं। सिड के लिए यह वक्त अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का है और वो पूरे तरह से अपनी जिंदगी को बिना किसी चिंता के जीने की कोशिश करते हैं। पार्टी का सबसे बेहतरीन पल तब आता है जब सिड और उसके दोस्त डांस फ्लोर पर आते हैं। सिड का डांस स्टाइल और उसके दोस्तों के साथ तालमेल पूरी पार्टी का माहौल बना देता है। म्यूजिक की धुन पर सिड बिना झिझक के झूमता है, मानो सारी दुनिया को भूल ही गया हो। और इसी पार्टी के दौरान सिड की मुलाकात आयशा से होती है, जो कोलकाता से मुंबई आती है अपनी एक पहचान बनाने के लिए। सिड अपना परिचय सिद्धार्थ मेहरा कहकर देते हैं और मजाक से यह भी कहते हैं कि लोग उन्हें सिड पुकारते हैं। आयशा खुद को आयशा बनर्जी के रूप में परिचित कराती है और बताती है कि वह मुंबई में नई है और एक लेखक बनने के लिए आई है। सिड को आयशा की सादगी और उसकी स्पष्टता आकर्षित कराती है। वही आयशा सिड को एक बेफिक्र और गज़ेदार व्यक्ति के रूप में देखती है, लेकिन उसे सिड का गंभीरता की कमी और उसका लापरवाह समझ नहीं आता है। आयशा सिड से पूछती है कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है। सिड इसके जवाब में कहता है कि उसे नहीं पता और वह इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। यह बातचीत आयशा को समझाती है कि सिड का जीवन बिना किसी ठोस लक्ष्य या योजना से चल रहा है। सिड आयशा की मदद करने का प्रस्ताव करता है। जब उसे पता चलता है कि आयशा को मुंबई में रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है, वह आयशा को शहर के बारे में बताने लगता है और उसकी पूरी तरह से मदद करता है। आयशा सिड को बताती है, मैं मुंबई में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई हूँ। यहाँ मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, खुद को पहचानना चाहती हूँ और एक नया जीवन जीना चाहती हूँ। मेरा अपना घर,
मेरी अपनी पहचान, सब कुछ यहीं शुरू होगा। यह सब मेरे लिए एक सपना है, एक नए सफर की शुरुआत जो मुझे खुद से करना है और मुझे खुद से और मेरे सपनों को जोड़ना है। आयशा सिड से कहती है, एक दिन मैं भी एक बड़ी लेखिका बनूंगी। फिर वह पूछती है, अगर आप मुझे मुंबई में कहीं ले जाएंगे तो कहाँ ले चलेंगे? सिड उसे समुद्र के पास ले जाता है। जब आयशा समुद्र की लहरों और उसकी ठंडक को महसूस करती है तो वह कहती है, देखिए सब कुछ बदल जाता है। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र इतना खास हो सकता है। यहाँ सब कुछ नया और ताजा लगता है, जैसे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही हो। आयशा सिड से पूछती है, तुम्हें क्या करना है जिंदगी में सिड? सिड, जो एक लापरवाह और बिना किसी लक्ष्य के रहने वाला लड़का है, इसका जवाब नहीं दे पाता। उसके पास कोई खास जवाब नहीं होता, बस मस्ती करना और जिंदगी का मजा लेना उसका मकसद होता है। और इसी बातचीत के दौरान फिर दोनों इस खूबसूरत समुद्र का आनंद उठा रहे होते हैं। यहाँ सिड के पिता राम मेहरा उसे उसकी लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारी जीवन शैली के लिए टोकते हैं। वह चाहते हैं कि सिड अपने जीवन को गंभीरता से ले और उनके परिवार के व्यवसाय में शामिल हो। राम मेहरा सिड से कहते हैं, सिड, तुम कब तक इस तरह जीवन बिताते रहोगे? कोई दिशा नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिड लापरवाही से बोलता है, पापा, मुझे ये ऑफिस वॉफिस वाली चीजें समझ में नहीं आती है। मैं खुद को इसमें फिट नहीं पाता। फिर राम मेहरा, जो सिड के पिता हैं, वो कहते हैं, अगर तुम ऑफिस आना शुरू कर दो तो मैं तुम्हारे लिए एक पॉश कार खरीद दूंगा। तुम्हें बस काम शुरू करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो यहाँ पे सिड कहता है, ठीक है पापा, लेकिन मैं 3 महीने काम नहीं कर सकता, 90 दिन मुझसे काम नहीं होगा। तो सिड के पिता कहते हैं, 60 दिन तो होगा ना सिड? तो सिड कहता है, नहीं पापा। फिर इस तरीके से उसका ऑफिस का काम 30 दिनों का हो जाता है। जब सिड अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन करता है तो वह बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता और बोर हो जाता है। उसे ऑफिस का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सिड के पापा चाहते हैं कि वह फैमिली बिजनेस में शामिल हो और कुछ सिड को ऑफिस में शुरुआत में बुनियादी काम दिए जाते हैं, जैसे फाइल देखना, दस्तावेजों को व्यवस्थित करना और बैठकों में भाग लेना। लेकिन सिड इन कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वह अक्सर अपने मोबाइल पर समय बर्बाद करता रहता या फिर खाली पुलाव पकाता है। उसका मन काम में लगता ही भी नहीं है बिल्कुल। उसे कोई महत्वपूर्ण काम दिया जाता है तो वह या तो उसे टालता है या फिर जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता है बिना किसी रुचि के। बैठकों में भी वह बस शारीरिक रूप से मौजूद होता है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं भी खोया रहता है। सिड के मन में यह असमंजस होती है कि क्या वह अपने जिंदगी में सही दिशा में जा रहा है या नहीं। उसे लगता है कि यह ऑफिस की जिंदगी उसके लिए है ही नहीं। उसे अपने पिता का बिजनेस बहुत ही उबाऊ और बेमतलब का लगता है।
वह अपने पापा के नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता है कि वह जिंदगी में आगे क्या करेगा और बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाता है। सिड सोचता है कि वह जिंदगी में कुछ अलग, कुछ रचनात्मक करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता है कि वो क्या कर सकता है। उसके मन में अपने पापा के लिए एक अपराध बोध भी होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पापा उसे बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। सिद्धार्थ के लिए ऑफिस ज्वाइन करना एक ऐसा दौर होता है जो उसके अंदर की असमंजस और संघर्ष को और बढ़ा देता है। यह अनुभव उसके लिए एक चेतावनी जैसा होता है, जिससे उसे अपनी असली चाहत और जुनून का एहसास होने लग जाता है। एक अब सिड मूवी में एक सीन है जिसमें आयशा को एक नया अपार्टमेंट चाहिए होता है। उसकी मदद के लिए सिड उसके साथ मिलकर अपार्टमेंट ढूंढता है। सीन में दिखाया जाता है कि आयशा, जो कि मुंबई में नई है, अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढने की तलाश कर रही है। सिड उसके साथ अलग अलग जगह पर जाता है अपार्टमेंट्स देखने। यह सफर उनके लिए सिर्फ एक घर ढूंढने का नहीं, बल्कि अपने जिंदगी के नए पहलुओं को समझने का भी होता है। आयशा अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और अपने अलग अलग स्पेस बनाना चाहती है और अपनी अलग एक पहचान भी बनाना चाहती है। सिड, जो पहले से ही ज्यादा मैच्योर नहीं था, इस सफर के दौरान आयशा की मदद करते करते खुद भी जिंदगी के मायने समझने लगता है। यह सीन उनके रिश्तों की गहराई और सिड के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी दिखाती है। सिड को आयशा के लिए कुछ खास महसूस होने लगता है और वह अपनी जिम्मेदारियों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाता है। जब सिद्धार्थ उसकी मदद करता है, तो वह यह भी सीखता है कि किसी जगह को सजाना सिर्फ उसे सुंदर बनाने से ज्यादा है। यह उस जगह को एक घर बनाने के बारे में है। दीवारों पर हल्के रंग, कुछ किताबें और व्यक्तिगत चीजें जैसे पेंटिंग्स और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स। इस सीन से हमें यह सीख मिलती है कि अपने स्पेस को अपने व्यक्तिगत के हिसाब से सजाना बेहद जरूरी होता है। कमरे में हल्के और सॉफ्ट रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सफेद, हल्का नीला और हल्का पीला। ये रंग कमरे के शांत और सुकून देने वाले माहौल का प्रतीक है। बुक शेल्फ और किताबों की हम बात करें तो आयशा के कमरे में एक बड़ी सी बुक शेल्फ होती है, जिसमें ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। इससे उसकी पढ़ने की रुचि और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का पता चलता है। कमरे में फर्नीचर बहुत ही सिंपल और फंक्शनल है। एक छोटा सा बेड और आरामदायक चेयर है, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के कमरे में परफेक्ट होता है। अगर हम बात करें डेकोरेशन की, तो दीवारों पर कुछ आर्ट वर्क्स और पोस्टर्स लगाए हुए हैं, आयशा की पसंद और शौक को दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी हैं कमरे में, जो कि कमरे को ताजगी और जीवंतता का प्रदान करते हैं।
नाइट लैम्प और स्टडी लैम्प जैसी वार्म लाइट्स का भी उपयोग किया गया है। और इससे यह पता चलता है कि रूम में कितनी सारी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही होंगी। आप जैसे कि देख सकते हैं, एक बेड है और भी कई सारी चीज़ें हैं, लैम्प है और भी बहुत सारे एस्थेटिक्स लगे हुए हैं। और इस वेक अप सिड फिल्म में आयशा का कमरा उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से दर्शाता है। यह कमरा बहुत ही काल्पनिक और सोच विचार से सजाया जाता है। दीवारों पर पोस्टर्स, किताबों से भरी शेल्फ और रंग बिरंगे कुशन उसकी रचनात्मकता को के प्रतीक है और किताबों के प्रति उसका प्रेम को दिखाया गया है। कमरे का माहौल बहुत ही गर्म और स्वागतपूर्ण है, जो उसे एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में दर्शाता है। खिड़की के पास बैठने की जगह है, जहां वह अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थी। आयशा का कमरा एक ऐसी जगह है जहां वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है और अपने सपनों के लिए उड़ान भरती है। इस दृश्य में जैसे ही सिड को पता चलता है कि आज आयशा का जन्मदिन है, तो वह थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम पार्टी करने के लिए चलते हैं। सिड का स्वभाव हमेशा से ही पार्टी और मस्ती का रहा है, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से सोचता है कि जन्मदिन का मतलब एक बड़ी पार्टी करना होता है। लेकिन आयशा के लिए जन्मदिन का मतलब सिर्फ एक भव्य आयोजन नहीं, बल्कि एक विशेष पल को शांति से करीबी दोस्तों के साथ व्यतीत करना होता है। फिर इसी दौरान आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम, मैं और 2 कप चाय। यह भी तो एक पार्टी है ना सिड? इसका मतलब यह है कि उसके लिए सिड के साथ समय बिताना ही सबसे बड़ी खुशी और जश्न है। वह सिड को यह समझाना चाहती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि 1 कप चाय और साथ बैठना ही एक बड़ी पार्टी से कम नहीं होती है। और फिर इसी दौरान सिड आयशा को एक खास तोहफा देने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट केक बनाता है। यह सीन बहुत प्यारा और भावुक है, जहां सिड अपनी भावनाओं को धीरे धीरे समझने लगता है। जब सिड आयशा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, तो आयशा मजाक से कहती है, इतनी मदद करोगे तो आदत हो जाएगी सिड। और सिड इसका जवाब देता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ आयशा? जिससे पता चलता है कि अब आयशा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और कहीं जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस बातचीत में उनकी दोस्ती और भावुकता की गहराई को बहुत ही सरल और खूबसूरत भाषा में समझाया गया है। मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी मिलना, वो भी अपने बलबूते पर, आयशा के लिए एक बड़ा सपना होता है। इंटरव्यू के दिन आयशा अपनी पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू में शामिल होती है। उसके अंदर आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होता है। वो अपने काम के प्रति मेहनत और समर्पण दिखाती है और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपनी बात रखने का एक अलग ही अंदाज होता है। इंटरव्यू के दौरान आयशा अपने विचारों को स्पष्ट और असरदार तरीके से प्रस्तुत करती है। उसकी संवाद करने की कला इतनी बेहतरीन होती है कि इंटरव्यू लेने वाले लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को इतने अच्छे से साझा करती है कि इंटरव्यूअर्स को लगता है कि लड़की अपने काम में निश्चित रूप से सफल होगी। और जब उसे नौकरी का ऑफर मिलता है, आयशा के लिए ये बहुत ही
खुशी का समय होता है। उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक होती है। उसे अपने ऊपर गर्व होता है कि उसने अपनी मेहनत और बात करने की कला से उसने अपने जीवन में एक सकारात्मक चीज को पा लिया है। ये सफलता उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने जिंदगी के नए सफर की शुरुआत होती है। फिल्म वेक अप सिड का ये वह सीन है जहां सिद्धार्थ अपने परीक्षा के परिणाम देखने आता है। बहुत ही भावुक और गहरा है। जब सिद्धार्थ बोर्ड पर अपना रोल नंबर ढूंढता है और देखता है कि वह फेल हो गया है, तो उसके चेहरे पर अचानक एक खामोशी छा जाती है। उसके दोस्त भी वहीं खड़े होते हैं और उन्हें भी तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि सिद्धार्थ के लिए यह कितना बड़ा झटका है। लेकिन सिद्धार्थ की हालत ऐसी होती है कि वह ना किसी से नजरें मिलाता है, ना कुछ कहता है। उसके अंदर इतनी निराशा होती है कि वह कुछ भी बोलने या सुनने के मूड में नहीं होता है। उसके दोस्त उसे आवाज देते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल मौन रहता है। वह धीरे धीरे बिना कुछ कहे वहां से दूर चला जाता है, जैसे वह अपने आप से ही भागने की कोशिश कर रहा हो। यह सीन यह दिखाता है कि सिद्धार्थ अपने दोस्तों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट जाता है। उसकी चुप्पी में उसके मन की सारी बातें छुपी होती है और वह अपने दुख और निराशा को खुद में दबाए बिना किसी से बात किए वहां से चुपचाप निकल जाता है। इस सीन में जब सिड कॉलेज की फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है तो वापस घर आता है और उसे ये खबर अपने पेरेंट्स को देनी पड़ती है। जब सिड अपने मम्मी पापा को बताता है कि वे फेल हो गया है, तब उसके पिता अनुपम खेर द्वारा निभाया गया किरदार गुस्से में आ जाते हैं। वे सिड पर बहुत नाराज होते हैं और उसे जिम्मेदारी लेने की बातें कहते हैं। सिड के पापा का गुस्सा एक हद तक उनकी निराशा और चिंता को दिखाता है, क्योंकि वे चाहते थे कि सिड अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सीरियस हो। उसकी मम्मी सुप्रिया पाठक द्वारा निभाई गई। वह भी बहुत चिंतित होती है, लेकिन वो सिड को उतना कठोर नहीं कहती है जितना उसके पापा सिड को कहते हैं। सिड इस झगड़े और अपने पेरेंट्स की बातों से आहत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है, इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है और उसके पिता यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और फिर सिड इसी बातों से कहता है कि ठीक है, मत दीजिए, और इसी दौरान वो घर छोड़ने का फैसला भी कर देता है। वह अपने दोस्त आयशा के पास रहने चला जाता है, जहां वह अपनी लाइफ के एक नए अनुभवों और खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। आयशा जब अपने काम पर चली जाती है, सिड दिन भर घर पर रहता है और घर का ध्यान नहीं रखता। वह जगह जगह सामान बिखेर देता है, गंदगी फैलाता है और जिम्मेदारी से बचता है। एक दिन जब आयशा काम से लौटती है और देखती है कि घर तो बहुत ही गंदा है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सिड को फटकारती है और उसे यह समझाती है कि उसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और घर को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह केवल उसकी जगह नहीं है। सिड को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि उसकी लापरवाही आयशा को कितना परेशान कर रही है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और
आयशा को मनाने के लिए वह पूरे घर की सफाई कर देता है। वह पहली बार जिम्मेदारी लेता है और अपने कामों को गंभीरता से करता है। इस सीन के जरिए दिखाया गया है कि सिड धीरे धीरे अपने जीवन में जिम्मेदार बनना सीख रहा है और उसे यह एहसास हो रहा है कि जीवन में आराम के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। जब सिड को एहसास होता है कि उसकी असल रुचि फोटोग्राफी में है, यह उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ होता है। सिड की इस रुचि को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए आयशा उसकी मदद करती है। आयशा एक महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर लड़की होती है जो अपनी जिंदगी में काफी स्पष्ट और दृढ़ होती है। आयशा सिड को काम दिलवाती है जिससे उसे अपनी योग्यता का एहसास भी होता है और वह समझने लगता है कि जिंदगी में जिम्मेदारियों को निभाना और खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण होता है। फोटोग्राफी के जरिए सिड को अपनी व्यक्तित्व की नई पहचान मिलती है। उसे यह समझ में आता है कि वह सिर्फ मस्ती मारने वाला लड़का नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ करने की काबिलियत है। इस सफर के दौरान सिड अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने लगता है और अपने रिश्तों और काम को एक नई दृष्टिकोण से देखता है। इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण दृश्य है जब सिड और आयशा दोनों गले मिलते हैं। यह सीन सिड के जीवन में एक गहरा मोड़ का प्रतीक होता है। शुरुआत में सिड एक लापरवाह और बिगड़ैल लड़का होता है, लेकिन जब वह आयशा के साथ रहने लगता है तो धीरे धीरे जिम्मेदारियां समझने लगता है। आयशा के साथ रहने के दौरान सिड ने न केवल घर के कामों को हाथ लगाया है, बल्कि अपनी जब सिड आयशा से गले लगता है, यह उसे व्यक्तित्व में हुए बदलाव को दर्शाता है। यह इमोशनल मोमेंट सिड के उस सफर का नतीजा है जहां उसने एक बेपरवाह लड़के से एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बनने की यात्रा तय की है। घर के कामों और जिम्मेदारियों को साझा करने से उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। सिड का आयशा के साथ घर के कामों में मदद करना यह दिखाता है कि वह समझ गया है कि ये जिंदगी में सफलता सिर्फ ऑफिस या करियर तक सीमित नहीं होती है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना जरूरी है। यह गले लगाना सिड की उस भावना को व्यक्तिगत करता है जिसमें वह आयशा का धन्यवाद कर रहा होता है। इस मूवी में सिड और आयशा के बीच की जो दोस्ती है वह एक बहुत ही मजबूत और समझ पर आधारित होती है। जब सिड आयशा के लिए खाना बनाता है और उसकी मदद करता है तो यह उनके रिश्ते में एक खास मोड़ को दिखाता है। इस सीन में आयशा हल्के फुल्के अंदाज में कहती है, इतनी मदद करोगी तो आदत हो जाएगी सिड। यानी वह कह रही है कि अगर वह उसकी इतनी देखभाल करेगा तो उसे उसकी आदत पड़ जाएगी। इस पर सिड जवाब देता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ आयशा। इसका मतलब यह है कि सिड यह जताना चाहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कहीं नहीं जा रहा है। इसीलिए उसकी मदद करना उसके लिए एक जिम्मेदारी का एक भाव है। यह डायलॉग उसने रिश्ते की गहराई और सिड के भावनात्मक विकास को दिखाता है, जो कि पहले एक गैर जिम्मेदार इंसान था। यह सीन इस बात पर भी रोशनी डालता है कि सिड अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर एक नए और जिम्मेदार जीवन की ओर बढ़ रहा है। आयशा और उसकी दोस्ती
बहुत ही अच्छी और इतनी गहरी है कि जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करती है। जब सिड ऑटो से उतरता है तो वह अपने घर की ओर चला जाता है। तब वह पाता है कि जो सिड की मम्मी है वो उसके बचपन की तस्वीरों को देख रही है, जिन्हें देखकर सिड अपनी पुरानी मासूमियत और खुशियों को याद करने लग जाता है। वह अपने अतीत की उन खुशनुमा यादों में खो जाता है और गहरा महसूस करने लगता है। और वह अपने पिता के ऑफिस जाता है। वहाँ अपने पापा को कहता है कि उसे जॉब मिल गई है और उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे घर आने के लिए कहते हैं। और सिड इन्हीं सब खुशियों में भी खो जाता है और वह घर जाने का फैसला कर लेता है। जब आयशा को सिड के जाने के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सिड ने उसे बिना बताए यह बड़ा फैसला ले लिया था। आयशा को गुस्सा अंदर से आने लगता है, उसके भीतर के प्यार और डर का जो एक प्रतीक है। वह नहीं चाहती थी कि सिड यहाँ से जाए। सिड के पिता जो हमेशा सिड के जीवन के फैसलों से असंतुष्ट रहते थे और दूर थे, अब उसे स्वीकार कर चुके हैं। यह एक ऐसा पल है जिसे सिड ने लंबे समय से चाहा था, क्योंकि वह हमेशा अपने पिता की स्वीकृति और समर्थन की तलाश में था। इस स्वीकृति के साथ साथ उसे एक नौकरी भी मिल जाती है जो आमतौर पर खुशी का कारण होती है। फिर भी इस सकारात्मक घटनाओं के बावजूद सिड उदास महसूस करता है। उसकी उदासी का कारण आयशा के लिए उसके अधूरे भावनाएं हैं। उसने आयशा के अपार्टमेंट को बिना कहे छोड़ दिया और अब अपने कमरे में बैठा हुआ है, जहां वह अपने भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा है। वह आयशा को याद कर रहा है और महसूस कर रहा है कि वह उसकी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सिड अपने कमरे में अकेले बैठा होता है, उदासी में खोया हुआ। अचानक छोटू उसके रूम में आता है और उसे खाना खाने के लिए कहकर चला जाता है। छोटू के जाने के बाद सिड अपने कमरे में अकेले रह जाता है और वह पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़ने लगता है। उसे अचानक अपनी आंखों के सामने आयशा की लिखी गई न्यू गर्ल इन द सिटी छपी हुई मिलती है। यह देखकर सिड को गर्व और बहुत खुशी होती है। फिर सिड और आयशा दोनों मैरीन ड्राइव पर मिलते हैं और बहुत तेजों की बारिश भी हो रही होती है। सिड जो अपने भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा है, अंत में आयशा से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा, आई लव यू। यह सुनकर आयशा की आंखों में नमी भर जाती है। उसकी आंखों में भावनाओं की एक नई चमक होती है और वह सिड को जवाब देती है, आई लव यू टू सिड। और इस भावुक पल के साथ एक बेहद प्यारा और दिल को छूने वाला संगीत शुरू हो जाता है। संगीत का म्यूजिक धीरे धीरे वातावरण को और भी रोमांटिक बना देता है, जिससे सिड और आयशा के बीच की गहराई और सच्चाई को दर्शाया जाता है। सिड और आयशा के बीच का ये पल उनके रिश्ते की भावनात्मक ताकत की ओर स्पष्ट होता है। संगीत की मधुर धुन में दोनों की आंखों में इस प्रकार वेक अप सिड स्वतंत्रता, प्यार और दोस्तों की महत्वपूर्णता को दर्शाकर एक
प्रेरणादायक संदेश देती है कि जीवन में इन तीनों तत्वों का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी यह समीक्षा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।